हेलो दोस्तों, तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ 29 मार्च 2022 की डेली पीआईबी एनालिसिस। अब से थोड़ी बाद 11 मार्च से लेके 15 मार्च की पीआईबी अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। तो 11 मार्च की अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो रही है और आज रात तक 15 मार्च तक की पीआईबीज़ अपलोड हो जाएंगी। बाद में मैं करंट अफेयर्स पे फोकस करूँगा। मेरा टारगेट है इसी वीक में पीआईबी जितनी पेंडिंग है मार्च की उनको कंप्लीट कर लिया जाए। अब इतने दिनों से कहाँ था, तो भाई यूट्यूब से अर्निंग नहीं आती है, मुझे भी अर्निंग के लिए एक दूसरा सोर्स यूज़ करना पड़ता है, उस पे काम कर रहा था। तो अब सब कुछ ठीक है फ़िलहाल। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। तो फाइनल राउंड हो रहा था। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया यूएई के बीच में हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए आप, फाइनलाइज्ड हो गया है। 18 फरवरी 2022 को साइन किया गया था इंडिया यूएई वर्चुअल समिट के दौरान। 1 मई 2022 से ये एग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा। सेपा की वजह से क्या होगा, देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो इनकरेज होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, बात की जाए कि इंडिया से एक्सपोर्ट कितना जाता है यूएई को, तो 2019-20 के दौरान 29 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से यूएई को। यूएई जो है इंडिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर चाइना, क्योंकि कुछ समय से चाइना जो है ओवरटेक कर रखा है यूएसए को। अच्छा, इंडिया के इंपोर्ट लगभग 30 बिलियन डॉलर आते हैं यूएई से। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में यूएई लगभग टॉप 3 में आता है, इतना याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यूएई 8वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। और इंडिया यूएई ने कुछ दिन पहले एक MOU साइन किया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में विनिर्माण क्षेत्र में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फील्ड में 75 बिलियन डॉलर यूएई इन्वेस्ट करेगा। सेपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पिछले दशक में यानी पास्ट डिकेड में किया गया पहला डीप एंड फुली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने किसी कंट्री के साथ साइन किया। यानी पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन नहीं किया गया है इंडिया द्वारा, यूएई के साथ किया गया, जिसमें कई सारी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी टैरिफ बैरियर नहीं लगेंगे। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो और आगे बढ़ेंगी, स्ट्रेंथन होंगी। इसके लिए सेपा साइन किया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बेहतर होंगे। बाकी इंडिया यूएई ये सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 97% टैरिफ लाइन्स जो हैं वो प्रेफरेंशियल मार्केट जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया का मार्केट आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ, फार्मर प्रोडक्ट को इस जो ये आपका सेपा साइन हुआ है इसमें सेपरेट एनेक्स शामिल किया गया है फार्मा प्रोडक्ट के लिए, ताकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की उसका एक्सेस किया जा सके इसको, यूएई को। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, 111 सब सेक्टर्स को एक्सेस कर पाएंगे 11 ब्रॉड सर्विस सेक्टर्स की कैटेगरी में। तो एक तरह से यूएई इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्री को बेनिफिट पहुंचाने वाला है, क्योंकि फ्री ट्रेड होगा, कहीं पर कोई भी टैक्स या फिर ड्यूटी नहीं लगने वाली है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देखते हैं। डीआरडीओ ने क्या किया है, इंडियन आर्मी के लिए जो MRSAM मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से टेस्ट कर लिया गया है। लाइव फायरिंग ट्रायल लिए हुए हैं। जैसे एक मिसाइल को किसी को उड़ाया गया पहले, बाद में ये जो MRSAM मिसाइल है इस मिसाइल से उस मिसाइल को टारगेट किया गया और सक्सेसफुली हिट कर दिया गया है। फर्स्ट लॉन्च क्या था, एक मीडियम रेंज ऑल्टीट्यूड पर लॉन्ग रेंज टारगेट को इंटरसेप्ट करना था। सेकंड लॉन्च इससे रिलेटेड था कि शॉर्ट रेंज टारगेट को कैसे लो ऑल्टीट्यूड पे हिट किया जा सकता है। तो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट किया इसने पहले, फिर शॉर्ट रेंज टारगेट को लो ऑल्टीट्यूड पे हिट किया। MRSAM मिसाइल जो है ये इंडियन आर्मी में 2022 में कंडक्ट की गई। सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है इंडियन आर्मी की मदद से। MRSAM बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं, MRSAM क्योंकि एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ये माक 3 से अधिक स्पीड नहीं हो सकती है। 1 माक इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड। तो सुपरसोनिक मिसाइल है जिसमें जैसे आपकी ब्रह्मोस है, सेम वैसे ही आपकी MRSAM है। मई 2019 में इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने क्या किया था, नेवल वर्जन MRSAM का डेवलप किया गया था। अब आर्मी के लिए भी बन गया है और एयरफोर्स के लिए बनना है।
बाकी बराक AMD जो इजराइल की फर्म है उसके साथ मिलकर MR-7 मिसाइल को बनाया जा रहा है। आपको इसकी लेंथ विथ सब याद रखनी है। 275 kg वेट है, 4.5 मीटर की लेंथ है MR-7 मिसाइल का, और मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है 70 किलोमीटर की रेंज में। तो जैसे आयरन डोम सिस्टम होता है वैसे MR-7 मिसाइल हमारे इंडिया में डेवलप की जा रही है और बहुत ज़रूरी है इस समय ऐसी मिसाइल डेवलप करना। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए। 10 दिनों तक चलने वाला मेगा फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता रेड फोर्ट पर स्टार्ट हो चुका है। इसका तीसरा दिन है, देखिए तीसरा दिन है 10 दिनों तक चलने वाले मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता का। 25 मार्च से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था रेड फोर्ट यानी लाल किला नई दिल्ली में। आपको पता ही है लाल किला के मॉन्यूमेंट मित्र कौन है? डालमिया भारत लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर इस रेड फोर्ट फेस्टिवल को मना रही है। मॉन्यूमेंट मित्रा वो होते हैं जो किसी मॉन्यूमेंट को गोद लेते हैं। तो लाल किला को किसने लिया है? हमारे डालमिया भारत ने लिया है, इसीलिए उनका नाम हो गया मॉन्यूमेंट मित्रा। भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम क्या है? देखिए जो आर्टिजन्स होते हैं उनकी लाइवलीहुड तो प्रमोट करता ही साथ जो हमारे इंडिया का रिच कल्चर है विजिटर्स के लिए एक तरह से द्वार खोलता है कि वो आके इंडिया का रिच कल्चर उसको फील करें और टूरिज़्म को कंजर्व किया जा सके इन हेरिटेज साइट्स पर। तो इसीलिए भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम रन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। उस भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम के तहत ही रेड फोर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। बस बाकी कुछ नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग ये क्राफ्ट और डिस्प्ले हैं जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं। आपसे पूछ सकता है कि ये शिजामी एंड सनेकी कहाँ की आर्ट फॉर्म है? तो नागालैंड या फिर असम की। ये सब आपसे पूछ सकता है, अब मैं पढ़ाऊँगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तुषार सिल्क कहाँ का है? झारखंड का, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ये हमारे इंडिया में कल्चर को प्रमोट करता है, साथ ही साथ टूरिज़्म को प्रमोट करता है। उसको प्रमोट करने के लिए ही आपका ये रेड फोर्ट फेस्टिवल मनाया गया है भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम के तहत। भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 पहली बार आंध्र प्रदेश में हो रहा है। कहाँ पर? राजा महेंद्र वर्मन, ये विश्वविद्यालय है मेरे ख्याल से, कॉलेज है, वहाँ पर किया जा रहा है आपका राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। आर्ट कॉलेज ग्राउंड राजा महेंद्र वर्मन आंध्र प्रदेश में हो रहा है। फर्स्ट टाइम तेलुगु स्टेट यानी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में हो रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। बिगिनिंग कैसे हुई? भगवद गीता के पाठ के साथ शुरू किया गया है श्री गंगाधर शास्त्री के द्वारा। बाकी 540 से अधिक जोनल फोक आर्ट आर्टिस्ट वहाँ पर अवेलेबल रहे हैं जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के तहत ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव की शुरुआत की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये भी है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इतना याद रखिएगा। महोत्सव में कई सारी सेल्स किए गए आपके हैंडीक्राफ्ट्स के जोनल कल्चरल सेंटर्स द्वारा। जोनल कल्चरल सेंटर का काम क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करना उन जोन में, ठीक है। बाकी 140 आर्टिजन्स आए जोनल कल्चरल काउंसिल्स द्वारा। बाकी ये कुछ खास है नहीं। हाँ, ये जो आपका राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव था, यहाँ पर एक लिटरेरी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया जिसका थीम था गोदावरी डिस्ट्रिक्ट लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज। इसको आदि कवि नन्या यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के तौर पर। तो कुछ खास आर्टिकल नहीं था। बाकी आप नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने कहा है कि 2047 तक हमारा जो स्टील प्रोडक्शन का टारगेट है 500 मिलियन टन्स है। अभी कितना है? 300 मिलियन टन्स है। 2030 में 300 मिलियन टन्स और 2047 तक कितना? 500 मिलियन टन्स करना है। खास करके मेन हमें कोशिश करनी है सेकेंडरी स्टील की फील्ड में। रॉ स्टील की बात नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टील जो कि यूजेबल होती है, रॉ कंटेंट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ये देख लीजिए, हाल ही में 27 मार्च को मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर इन स्टील रोल ऑफ सेकेंडरी स्टील सेक्टर, इस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई। इन्होंने बताया कि कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्री को सीमलेस बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीड पूरी हो सके। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस सेक्टर में यानी स्टील इंडस्ट्री की सेक्टर में काम कर रही है। 1991 में 22 मिलियन टन आपके स्टील का प्रोडक्शन था, जो कि 2021-22 में 120 मिलियन टन्स हो गया है। 2030 तक इसको 300 मिलियन टन्स ले जाना है और 500 मिलियन टन होना है 2047 तक।
देखिए आयरन ओर प्रोडक्शन तो इंडिया में हो ही रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें कोशिश करनी है किस पर, सेकेंडरी स्टील पर, जो कि हमारे यूजेबल होती है। आज भी हम लोग स्टील इंपोर्ट करते हैं जो कि रेलवे लाइन के लिए बनाने में यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्टील सेक्टर पर हमने फोकस नहीं किया, या फिर हमारे पास जो रॉ मटेरियल था उसको बेहतर करने पे हमने फोकस नहीं किया, इसीलिए आज सेकेंडरी स्टील पर फोकस किया जा रहा है। देखिए ग्रीन स्टील पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, ग्रीन स्टील क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा उससे हम लोग स्टील प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से ग्रीन स्टील बनाएंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, अगर कोयले को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की जा चुकी है। 2019 में ही इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है और वर्ल्ड का सेकंड टॉप स्टील प्रोड्यूसर स्टेट हो गया है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। 2019 में 111.2 मिलियन टन के आसपास स्टील प्रोडक्शन था। बाकी अभी आप देख लीजिए कितना स्टील प्रोडक्शन हो गया है। हाँ, 5वीं मीटिंग हुई है इंडिया श्रीलंका की जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, जो कि फिशरीज़ की फील्ड में है। इस समय श्रीलंका जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रहा है। इवन 1200 रुपये किलो के हिसाब से मेरे ख्याल से वहाँ सब्जी वगैरह है, तो बहुत महंगा है। 5वीं मीटिंग हुई है इंडिया श्रीलंका के बीच में, वर्चुअल मोड में ये मीटिंग हुई है। इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर जतेंद्र नाथ स्वैन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने डिस्कस किया है जितने भी रिलेवेंट इश्यूज़ हैं उनके विषय में बात की गई है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई सालों से बायलैटरल डिस्कस हो रहा है फिशरीज़ की फील्ड में। हमारे फिशरमैन को वो लोग पकड़ लेते हैं, उनके फिशरमैन को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो एरिया है श्रीलंका का मैप आप जानते ही हैं, इतना बड़ा मैप है और ये इंडिया का फिनिश होता है मैप, तो इस एरिया में कन्फ्यूज़न बहुत है। तो हम दोनों लोग एक दूसरे के फिशरमैन्स को पकड़ लेते हैं पाक बे रीजन में। तो ये हमारी जो है बैठक होती रहती है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, ताकि इन सब चीज़ों से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, हमारे फिशरमैन स्ट्रगल ना करें। बात करें अगर फिशरीज़ की इंडिया में इंपॉर्टेंस क्या है, तो सेकंड मेजर प्रोड्यूसर्स इंडिया जो है वर्ल्ड में है फिशरीज़ का आफ्टर चाइना। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में 7.7% इंडिया से आता है। बाकी जितना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है 10% जो है फिशरीज़ से आता है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो 20% फिशरीज़ से आया 2017-18 में। टोटल जीडीपी का 1% फिशरीज से आता है और एग्रीकल्चरल जीडीपी का 5% आता है। 2.8 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाता है फिशरीज सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की 55 लाख लोगों के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन पर फोकस किया जा रहा है। बाकी KCC को फिशरीज़ के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। 2 लाख तक का आप क्रेडिट ले सकते हैं, हालांकि एग्रीकल्चर में 3 लाख तक का क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये हमारे 6 आर्टिकल थे जिनको आज हमने लिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको 11 मार्च के भी आर्टिकल सारे मिल जाएंगे। इस तरह से आज हम 15 मार्च तक की वीडियोस अपलोड कर देंगे PIB की। पहला फोकस PIB पे है, फिर सेकंड है हमारा करंट अफेयर्स पे। तो इसी वीक में हमारी PIB सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम लोग करंट अफेयर्स भी फोकस करेंगे। 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स कंटिन्यू भी करेंगे और पुराने के भी अपलोड करते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड